नमस्कार। नया भारत, न्यू इंडिया, प्रधानमंत्री की ओर से संकल्प से सिद्धि 2022-23 तक नए भारत के निर्माण का आह्वान है। ये बातें नीति आयोग के उस दस्तावेज में भी मौजूद हैं जो न्यू इंडिया एट 75 नाम से जारी किया गया है। और इसकी प्रस्तावना में उन तमाम रणनीतियों का उल्लेख है जो नए भारत के निर्माण में सहायक है। नए भारत में यह होगा, नए भारत में वो होगा। ऐसा लग रहा है कि नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमें उपहार में दिया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है? देखिए गो न्यूज की ये 5 खास रिपोर्ट कि कैसे नए भारत में भी समस्या पुरानी ही कैरी फॉरवर्ड हो रही है। देश को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी करोड़ों भारतीय मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रोटी, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, अभी भी कई जरूरी चीजें भारत में एक तबके को मैसर नहीं है। संसद में सरकार ने माना है कि ग्रामीण भारत में लगभग 34% यानी हर 3 में से 1 घर में ही नल के जरिए पानी पहुंचता है। इस मामले में कई राज्यों का तो बहुत बुरा हाल है। जिन घरों में नल नहीं है उन्हें कुएं, हैंडपंप या घर के पास किसी अन्य स्रोत से पानी इकट्ठा करना पड़ता है। मसलन पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में महज 6.17% घरों में ही नल के जरिए पानी पहुंचता है। इसी तरह असम में 6.4% और देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश के गांव में सिर्फ 9.12% के पास नल जल की सुविधा है। नागालैंड और झारखंड में 10% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे घरों में पीने का पानी रोज जुगाड़ना कितनी परेशानी का काम है, खासतौर पर घरेलू महिलाओं के लिए। हालांकि कई राज्य इस मामले में अच्छा काम भी कर रहे हैं। मसलन गोवा में 100%, हरियाणा में 85.63%, गुजरात में 82.12%, हिमाचल प्रदेश में 75.64% और बिहार के 64.11% ग्रामीण घरों में नल जल मिलता है। गौरतलब है कि गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और जीवन जीने में आसानी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने हर घर जल की घोषणा के साथ 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया था। इसका लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में एक चालू घरेलू नल कनेक्शन देने का था। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक इस योजना पर राज्यों की साझेदारी में 3.60 लाख करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में पिछले 16 सालों में केवल 3 वर्ष को छोड़कर देश में बारिश सामान्य से कम हुई है। सबसे कम बारिश साल 2009 में हुई थी, जब ये सामान्य से 20% कम थी। सिर्फ 2005, 2010 और 2013 में ही बारिश सामान्य से ज्यादा थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से ही भूजल का स्तर बढ़ता है, जिससे देश की 67% पानी की जरूरत पूरी होती है। अगर देश में इसी तरह बारिश साल दर साल कम होती रही तो जल्द ही भूजल खत्म हो सकता है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द ग्रामीण भारत की भूजल पर निर्भरता कम करनी होगी और उन्हें जल कनेक्शन से जोड़ना होगा, वरना पानी का संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। साल 2020 में महिलाओं को पहले से ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा। हमारे देश किसी और क्षेत्र में आगे बढ़े या नहीं, पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की श्रेणी में निरंतर ऊपर चढ़ता जा रहा है। वहीं हाल के कुछ सालों में कोर्ट ने भी बच्चियों से दरिंदगी के मामले में संजीदगी दिखाई है। दरअसल भारत में कैदियों को लेकर प्रोजेक्ट 39A ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश भर में सेशन कोर्ट की तरफ से 76 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई। इनमें से 50 कैदी यानी करीब 65% को यौन अपराध केस में सजा सुनाई गई, जो पिछले 5 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है
कि 82% केस में विक्टिम नाबालिग है। 2016 में 17.64% कैदियों को सेक्सुअल ऑफेंस के केस में मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 64.93% पहुंच गया। यानी पिछले 5 साल में सेक्सुअल ऑफेंस के केस में करीब 47% डेथ पेनल्टी बढ़ी है। इसके पीछे महिलाओं की जागरूकता और पॉक्सो एक्ट में बदलाव को माना जा रहा है। 2018 में इस एक्ट में बदलाव किया गया था और 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस के केस में मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया। क्योंकि साल 2020 में सेक्सुअल ऑफेंस के केस में करीब 47% डेथ पेनल्टी बढ़ी है, तो यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि किस केस में कितनों को मौत की सजा मिली है। सेक्सुअल ऑफेंस में 46 लोगों की मौत की सजा सुनाई गई, तो वहीं 4 लोगों को चाइल्ड रेप विदाउट मर्डर केस में मौत की सजा सुनाई गई। किडनैपिंग विथ मर्डर में 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और मर्डर के मामले में 24 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। साल 2019 में 103 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 76 को ही मौत की सजा हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोरोना और लॉकडाउन को माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट बंद होने और सीमित सुनवाई के चलते ज्यादातर मामलों की सुनवाई ही नहीं हो सकी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल मार्च तक 48 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 2019 में मार्च तक यह आंकड़ा महज 20 था। पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा 2018 में 163 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। उस साल भी मार्च तक ये आंकड़ा सिर्फ 27 था। इसका मतलब है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो 2020 में ये आंकड़ा ज्यादा होता। पिछले 20 साल में भारत में 8 लोगों को फांसी हुई है। इनमें 4 को पिछले साल मार्च में दिल्ली गैंगरेप केस में फांसी हुई थी। इसके पहले जुलाई 2015 में याकूब मेनन, फरवरी 2013 में अफजल गुरु, नवंबर 2012 में अजमल कसाब और अगस्त 2004 में धनंजय चैटर्जी को फांसी हुई थी। दुनिया भर में अभी 53 देशों में मौत की सजा का प्रावधान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 657 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, जबकि 2018 में ये आंकड़ा 690 था। अगर डेथ पेनल्टी की बात करें तो 2019 में 2307 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान और सऊदी अरब का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। हालांकि इस लिस्ट में चीन और नॉर्थ कोरिया का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि वे इसे गोपनीय रखते हैं। एमनेस्टी का मानना है कि चीन में हर साल 1000 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोविड-19 महामारी से कई उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना सरकार के लिए चालू वित्त वर्ष की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती होने जा रही है। जाहिर है, इससे रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। हाल में ही मशहूर वेबसाइट लिंक्डइन ने नौकरियों को लेकर एक ऑनलाइन सर्वे कराया था, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। मसलन हर 4 में से 3 भारतीय तुरंत नौकरी बदलने या अगले 12 महीनों में नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक नौकरी ढूंढने वाले हर 5 में से 2 लोगों का मानना है कि अगली नौकरी के लिए अब ऑनलाइन दक्षता सबसे ज्यादा जरूरी होगी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय पेशेवर लोगों के बीच अनिश्चितता और चिंता की भावना फैली हुई है, क्योंकि 2021 में नौकरी मिलने में परेशानी और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। भारत में 1/3 से अधिक यानी 38% नौकरी तलाशने वाले चयन प्रक्रिया के बहुत सारे चरणों के बारे में चिंतित हैं। इसके बाद 32% कंपनियों की तरफ से देर से आने वाले जवाब, जबकि 4 में 3 यानी लगभग 75% पेशेवरों का कहना है कि उनके पास कॉन्टैक्ट्स या नेटवर्किंग की कमी है। इस अनिश्चितता के बावजूद भारत 3 में से 2 यानी कि 64% पेशेवरों का कहना है कि वे अपने भविष्य की प्रगति के बारे में आश्वस्त हैं, जबकि 5 में से 2 लोगों का कहना है कि वे अब अपना दायरा बड़ा करने पर ध्यान दे रहे हैं और लगभग 37% लोगों का कहना है कि वे ऑनलाइन स्किल्स सुधारने पर जोर दे रहे हैं। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई है बड़े पैमाने पर महिलाओं की नौकरी जाना। नौकरी छूटने के मामले में महिलाओं का 52% हिस्सा है, जबकि भारत के वर्कफोर्स में केवल 11% महिलाएं हैं।
स्पष्ट रूप से कोविड ने समाज के किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में कामकाजी महिलाओं को अधिक चोट पहुंचाई है। इसी तरह शहरी भारत, जिसमें कुल रोजगार का 32% हिस्सा है, वहां 34% रोजगार की हानि हुई है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया की तरह भारत की भी गाड़ी आर्थिक ट्रैक से डिरेल हो चुकी है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट में ये साफ किया था कि जीडीपी के कोविड पूर्व स्तर तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी के कोरोना वायरस महामारी से पूर्व के स्तर पर दोबारा पहुंचने में वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से भी 7 तिमाही आगे का वक्त यानी करीब 3.25 साल लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। एक 115 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और इनमें 77% मामले सिर्फ 4 साल के योगी काल में दर्ज हुए। आधे से ज्यादा मामले सिर्फ राष्ट्रवाद के मसले को लेकर दर्ज किए गए। वहीं सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित तौर पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोप में कई मामले दर्ज हुए। इनके अलावा पुलवामा हमला और 2017 में भारत के आईसीसी चैंपियनशिप में हार के बाद कथित जश्न मनाने को लेकर भी कईयों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि बिहार में 2010 और 2014 के बीच में जितने भी राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, ज्यादातर मामलों में माओवादी और नकली नोटों का धंधा करने वाले शामिल थे, जबकि 2014 के बाद 23% मामले सीएए विरोधियों के खिलाफ और उन हस्तियों के खिलाफ दर्ज हुए जिन्होंने लिंचिंग और असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जिन पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप लगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये आंकड़े 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक के हैं। ये सभी मामले 151 साल पुराने कानून आईपीसी की धारा 124A के तहत दर्ज किए गए हैं, जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक अगर कोई शख्स लिखकर, बोलकर या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अवमानना पैदा करेगा, उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत में लोग दूसरे देशों की तुलना में स्मार्टफोन पर ज्यादा समय बिताते हैं। छोटे वीडियो देखने का सिलसिला इस कदर बढ़ रहा है कि 2025 तक स्मार्टफोन पर समय बिताने का औसत समय 4 गुना हो जाएगा। ये निष्कर्ष है हाल ही में जारी नोकिया की मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स यानी एमबिट 2021 की रिपोर्ट का। इसके मुताबिक भारतीय औसतन रोज 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिताते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 में डेटा ट्रैफिक में 4G का करीब 99% योगदान था। रिपोर्ट की माने तो भारत में 5 साल में डेटा ट्रैफिक में लगभग 60 गुना वृद्धि हुई है। डेटा कंज्यूमिंग में भारत बड़े बाजारों में शामिल है और यहाँ प्रति माह प्रति उपभोक्ता मोबाइल डेटा उपयोग 13.5 GB से अधिक हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल पर ब्रॉडबैंड के सबसे अधिक इस्तेमाल के मामले में फिनलैंड के बाद दूसरा स्थान भारत का है। नोकिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अमित मारवाह ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में भारत में डेटा यूज में 63 गुना वृद्धि हुई है। ये एक बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता कि कोई और देश या क्षेत्र इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में प्रति माह प्रति यूजर डेटा का यूज साल दर साल 76% की दर से बढ़ रहा है। 3G और 4G नेटवर्क पर यह 13.7 GB तक पहुंच गया है। पिछले साल भारत में एक सामान्य यूजर का मोबाइल डेटा यूज 4 गुना बढ़ गया और ये औसतन 5 घंटा प्रतिदिन तक पहुंच गया है। मारवाह ने कहा कि 2020 में घर से काम करने की जरूरत के कारण डेटा का उपभोग तेजी से बढ़ा है। नोकिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक 55% डेटा छोटी सामग्री देखने पर खर्च किया जाता है, जो YouTube जैसे चैनलों पर उपलब्ध होती हैं। इसके मुताबिक भारत में आने वाले समय में फाइबर टू द होम और फिक्स्ड वायरलेस डेटा का तेजी से विस्तार होगा। मारवाह ने कहा कि उपभोग के रुझानों को देखते हुए भारत में 5G मोबाइल सेवाओं को अब शुरू करने का पक्ष मजबूत दिखता है। वहीं ये सब देखते हुए अब 2021 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में दहाई अंक की वृद्धि की संभावना है। सस्ते 4G स्मार्टफोन लॉन्च होने से डेटा ट्रैफिक में भी बढ़त होगी। ये बात भी साफ है कि अभी डेटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल OTT प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।